एक बार फिर से आप सभी का मैं आशीष राठी वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आपकी स्टेट एग्जाम पर बहुत सारे स्टेट्स की कई सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और कई सारी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो यहां पर इस चैनल पर हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स में जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, जितने भी वैकेंसीज आप लोगों की आने वाली है, उन सभी की तैयारी आपको केवल वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम्स पर कराई जाएगी। तो सारे बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अभी कई सारे बैचेस यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि पहला बैच आपका यूपीएसआई कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर का आपका स्टार्ट हो चुका है। इसकी क्लास सुबह 7 बजे चलती है हिंदी की, 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है जिसमें मैं खुद आप लोगों को मैथ्स कराता हूं, 9 बजे रीजनिंग की और 10 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास चल रही है। इसके बाद जो आपका अगला बैच चल रहा है, ये चल रहा है आपका एमपी जेल, परिहारी और वन रक्षक के लिए। क्लास सुबह 11 बजे शुरू होती है। आपकी मैथ्स की क्लास 12 बजे जीएस की, 12:30 बजे इंग्लिश की, 1 बजे हिंदी की और 2 बजे आपकी एमपी जी की क्लास चलती है। इसके बाद अगली क्लास चल रही है आपकी बिहार सिविल कोर्ट और रिवेन्यू ऑफिसर के लिए। तो ये क्लास सुबह आपके दोपहर के 2:30 पर चलती है रीजनिंग की क्लास, 3:30 पर आपकी चलती है मैथ्स की क्लास, 4:30 पर चलती है आपकी बिहार जी के जीएस की क्लास, 5 बजे आपकी हिंदी की और 6 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास यहाँ पर चल रही है। ठीक है। इसके बाद यूपी वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो री एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, ये क्लास शाम के 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे आप लोगों की चल रही है। देन इसके बाद आपकी जो अगली क्लास चल रही है राजस्थान पुलिस एसआई के लिए हिंदी स्पेशल, रात के 10 बजे आप लोगों की क्लास हो रही है। इसके बाद जो एक और आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास हो रही है वो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि डेली सुबह के 10 बजे आपकी एसएससी एमटीएस के लिए मैराथन क्लास चल रही है। ठीक है। इस क्लास में 10 बजे से 12 बजे तक मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मैं आपको पढ़ाता हूँ। सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ मैथ्स, और मेरे बाद इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करती है मैम, जो 12 बजे से 2 बजे तक आप लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ाती है, रीजनिंग पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है यहाँ पर, रीजनिंग आपको पढ़ाती है। ठीक है ना। तो इस क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। इसमें आपके एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। लास्ट टाइम पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी सवालों को यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है ना। तो इस क्लास में आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, इसी चैनल पर ये आप लोगों की क्लास हो रही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये क्लास आपके होने वाली है कौन से एग्जाम के लिए, बिहार रेवेन्यू ऑफिसर और बिहार सिविल कोर्ट की आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन होने वाला है। तो जल्दी और फटाफट से एक बार आप लोग जुड़िएगा और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी सवालों का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर इस सेशन में करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्रीन पर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जल्दी आप लोग आ जाओ, देखते हैं कि इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। देखो सवाल में बोल रहे हैं कि एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाती है। ठीक है ना, अपने से दोगुनी हो जाती है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है ना, कहते हैं कि अपने से दोगुनी होने में कितना समय लगेगा। अगर मैं मान लूं कि कोई राशि 1 है, अब जब ये अपने से डबल होगी तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब जब 2 हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा आप लोगों को यहाँ पर, 10% दे रखा पर एनम। 10% पर एनम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा। जब कोई अमाउंट 1 से 2 हो रहा है तो आपको पता है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट है, यानी कि 100% का इंक्रीमेंट है। कितने परसेंट इंक्रीमेंट है भाई, 100%। भाई डबल हो रहा है, सीधा सीधा 100% बढ़ रहा है। 1 साल में 10% बढ़ता है और यहां पर बढ़ रहा है 100%। तो समय कैसे निकालेंगे, यानी कि इस 10 से इस 100 को कट करोगे तो 10 टाइम्स जाएगा, यानी कि टाइम आपका यहां पर निकल कर आएगा 10 ईयर्स। यानी कि समय आप लोगों का यहां पर जो निकल कर आएगा वो 10 ईयर्स निकल कर आएगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को कर दोगे। जब भी साधारण ब्याज पर पूछे इस तरीके क्वेश्चन, सवाल बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है आपके। आप इसको ध्यान से समझ लो करने का तरीका। भाई 1 से 2 हो रहा है तो 100% इंक्रीमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यानी कि 1 साल का ब्याज 10% है, तो 100% इंक्रीमेंट कितने साल में होगा, तो इस 10 से 100 को कट करूंगा तो 10 साल में होगा। समय आपका 10 ईयर्स निकल कर आ गया। जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। अब आप लोग अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल इसको देखते हैं।
यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप लोग ध्यान से यहां पर देखिएगा, इस सवाल को देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चंस अगर एग्जाम में बनेगा तो इस सवाल को आप लोग किस तरीके से डील करोगे, कैसे सोल्व करेंगे, क्या इस सवाल को करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, करें। कह रहे हैं कि 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना, 1 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं, पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए, तभी तो सवाल को करूंगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्राइम नंबर की डेफिनेशन। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं आपके, यानी कि जो नंबर खुद से कटता है, यानी इटसेल्फ, इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि खुद से कटता है, स्वयं से, या फिर 1 से कटता है, तो वो आपका प्राइम नंबर होता है। तो 1 से 50 तक के ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है जो खुद से कट रहे हैं और 1 से कट रहे हैं, उन सभी संख्याओं का औसत आपको बताना है। ठीक है ना, औसत बताना है। तो बेटा कैसे, ऐसे ऐसे नंबर कौन से, एक तो 2 है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और इवन प्राइम नंबर होता है। 2 के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद 5 आता है ऐसा नंबर, 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, देन 19 के बाद आपका 23 आएगा, इसके बाद 29 आएगा, 31 आएगा, 37 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा आपका, इसके बाद 47 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, यानी कि टोटल 1 से 50 तक के सभी प्राइम नंबर आ गए जो खुद से कट रहे हैं या 1 से कट रहे हैं। तो कितने नंबर है आपके, आप देखोगे 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 1 15। और एक चीज और आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, मैं जो आपको नोट डाउन अभी कराऊंगा उसको ध्यान से देख लीजिएगा। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप कहोगे सर जी 15 प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं कहूं 51 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप कहोगे सर जी 10 प्राइम नंबर होते हैं। अब अगर मैं कहूं कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप सीधा कहोगे सर 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने 1 से 50 तक के सभी प्राइम नंबर लिख लिए। अब इन सभी प्राइम नंबर का मुझे औसत निकालना है। तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एवरेज बराबर क्या होता है आपका सम अपॉन नंबर होता है। एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर सम निकालेंगे। तो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28, 28 और 13 आपका 41 और 17 58 और 58 और 19 कितना होता है आप लोगों का 77। 77 में 23 जोड़ दूंगा 100 और 29 129, 31 जोड़ दूंगा 160, 160 में 37 जोड़ दूंगा 197 और 197 में 41 अगर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा तो 238 और 238 में 43 अगर ऐड करूंगा तो 281 और 281 में 47 और जोड़ देना है। तो 281 आ गया आपका निकल कर, 281 में 47 अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा तो यानी कि 288 और 40 और जोड़ दूंगा तो 328 आपका टोटल आ गया सम। और कितनी संख्याएं है, अभी बताया था कि 1 से 50 तक टोटल 15 संख्याएं होती है और इसको 15 से डिवाइड कर दूंगा तो औसत क्या निकल कर आएगा, तो 15 दूनी 30 आएगा, 15 एकम 15 और जी आपका कितना बच गया 130 और 15 8 120 और 15 6 का 90। तो आपका जो औसत निकल कर आया 21.86 निकल कर आ गया, जिसको एक अंक तक बोलूंगा दशमलव के मैं 21.9 के बराबर होता है। यानी इस तरीके से हम लोग कह देंगे कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग प्राइम नंबर का क्वेश्चन कर सकते हो। आपको बस ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कर लोगे, चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोग आगे आ जाओ और अगला जो सवाल है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन पर आप लोग आओ। ठीक है ना, अगला जो सवाल है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है और इस सवाल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि निम्न समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो सवाल में क्या दे रखा, यहाँ पर दे रखा 18/292 दे रखा है गुणा 73 और डिवाइडेड बाई 144 दे रखा है गुणा क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 19 दे रखा है। इक्वल टू आपको 19 यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इस 73 से इसको आपको 4 टाइम्स चला जाएगा और 18 से आपको कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 चौक 32 यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8 चौक 32, 32 की गुणा करनी है 19 में, यानी कि 19 गुणा 32 आपका निकल कर आएगा।
तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 19 दूनी 38 का 8, तो 3 आपका कैरी बचेगा, 19 3 57 और 3 आपका 60 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की बजाय आपका जो आंसर निकल कर आएगा 608 निकल कर आएगा। और यहां से हम लोग कह देंगे कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर बनेगा। ठीक है ना, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 608 यही सवाल का आंसर आएगा। तो इस तरीके से सवाल को कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। आई होप कि ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग आगे आ जाओ। अभी तक जितने सवाल कराए सभी को समझ में आ गया, सभी को क्लियरिटी है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी बच्चे को। चलो अब अगला जो सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने। ठीक है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद सवाल को करना शुरू करते हैं। देखते हैं, यहां पर बोल रहा है कि लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है को पिघलाकर लोहे की छड़ की आधार त्रिज्या की आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है, तो इस प्रकार ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है आपको निकालना है। तो मैंने जो निकालना है उसको मान लिया n की n गोलाकार गेंदें बनाई जाती है। एक चीज ध्यान से समझ लो, जब भी किसी आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में चेंज किया जाता है तो उन दोनों के वॉल्यूम को बराबर करते हैं। तो पहले हम पिघला रहे थे एक बेलनाकार छड़ को। ठीक है ना, किसको पिघला रहे थे? बेलनाकार छड़ को, यानी कि बेलन को पिघला रहा था मैं। ठीक है ना, इस बेलन को पिघलाकर मैं किसको चेंज कर रहा था? इसको गोले में मैं चेंज कर रहा था, गोले में। ठीक है ना, यहां पर यह बोल रहा है कि जो बेलन की त्रिज्या है और ऊंचाई है दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि यहां पर r और h दोनों आपस में बराबर है। किसकी? बेलन की। ठीक है, अब इसको पिघलाकर जब गोले में चेंज करता हूं तो कहते हैं कि गोले की त्रिज्या इससे आधी होगी, यानी कि यहां पर जो इसकी रेडियस होगी वो r/2 हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी r/2। समझ में आ गई बात? कहते हैं कि गोले की जो रेडियस है, अगर गोले की रेडियस को मान लो कि मैंने कैपिटल R मान लिया, अगर भाई साहब हमने मान लिया कि मान लो कि गोले की जो रेडियस कैपिटल R है, तो जो कैपिटल R है ना वो बेलन की त्रिज्या की आधी है। ठीक है ना, अब देखो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कह दोगे कि सर जी πr² के बराबर होता है। और भाई साहब गोले का वॉल्यूम कितना होता है? तो गोले का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई इंटू रेडियस की पावर 3, तो रेडियस है आपका कैपिटल R। ठीक है, अब देखो बेलन को पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है और गोले की कितनी गेंदें बनाई जा रही है? कहते हैं कि गोले की गेंदें बनाई जाती है। कितनी गेंदें? हमने कहा कि n गेंदें बनाई जाती है, तो यहां पर n की गुणा और कर देनी है और इस n की ही तो वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी है। अब ध्यान से समझ लो, इस पाई से मैं पाई को कट कर दूंगा, इस h की जगह भी मैं r रख दूंगा, तो r³ आपका यहां पर बनेगा और इक्वल टू n गुणा 4/3। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? स्मॉल r/2, तो स्मॉल r/2 का क्यूब आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। यहां पर बात समझ में आ रही है? यानी लिख दूंगा r³ इक्वल टू n गुणा 4/3 और गुणा r³ और डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो इस r³ से ये r³ चला गया, इस 4 से a8 आपका 2 बार गया, 3 गुणा 2 6, यानी कि n बराबर आपका कितना निकल कर आएगा? यानी कि n बराबर आपका 6 निकल कर आएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 6 बनेगा। और यहां से हम लोग क्या कह देंगे कि यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर बनेगा और यही सवाल का राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी आप सभी को क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। अगला सवाल है आपका बोर्ड मास का और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर में जरूर देखने को आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि क्या होगा। ठीक है, आंसर करो। इसको करें, देखो यहां पर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, पहले इसको मैं करूंगा सोल्व। तो अंदर तो लिख दूंगा ब्रैकेट के 1/8, इस ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा 512। इसका मतलब यहाँ पे माइनस है, करली ब्रैकेट है। अब देखो इन दोनों की गुणा करूंगा, डिवाइड करूंगा, यानी कि -5 है यहाँ पे। यहाँ पर तो भाई साहब -5 है और इसको डिवाइड कितने से कर दूंगा? 0.5 से कर दूंगा। और यहाँ पर गुणा में कितना दे रखा आपको? 6 दे रखा। ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो 8 से 512,
8 छंग 48 और 8 चौक 32, तो ये आपका निकल कर आ गया 64। अब देखो इस पॉइंट को हटा दूंगा तो यहां पर एक जीरो लगाऊंगा और 5 से 50 10 बार जाएगा, तो यानी आपका क्या निकल कर आएगा, माइनस का करली ब्रैकेट, देखो माइनस का 10 और भाई साहब गुणा करनी है इसमें 6 की, तो यह आपका निकल कर आएगा यानी कि 64 माइनस, देखो 10 गुणा 6 होता है 60, तो माइनस का 60 यहां पर आप लोगों का आ गया, ठीक है ना। तो देखो कितना आ गया, 64 माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि प्लस का 124 आपका आंसर आ गया। तो आंसर आपका 124 आ गया, तो सीधा मैं कह दूंगा कि सी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। तो 124 सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर ना, बोलो हाँ या ना भाई, कर लोगे ना। 1 को 8 से डिवाइड करना है 1/8, ऑफ का मतलब होता है गुणा और 512 गुणा 512, ठीक है। अब यहां पर इस माइनस को एज इट इज, अंदर भी माइनस एज इट इज, और -5 डिवाइडेड बाई 0.5, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0, 5 से 50 10 बार गया, तो -10 गुणा 6 यानी कि -60 होता है, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। तो 64 + 60 बराबर 124, और जवाब ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, यहां पर बोल रहा है कि P की वैल्यू दे दी आपको, Q की वैल्यू दे दी, फिर R की वैल्यू दे दी, तो P, Q और R का महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF आप लोगों को निकाल कर बताना है। तो HCF क्या होता है मेरे भाई, P, Q, R का HCF वह वैल्यू होती है जो इन सभी में, यानी कि इन सभी में कॉमन होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही आपका HCF कहलाता है, यानी कि इन सभी में जो कॉमन है वही आपका HCF होगा। तो कॉमन देख लेते हैं हम क्या है, यहां पर 2 की पावर 8 है, यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 7 है, तो कॉमन क्या है, जो सबसे छोटी पावर वो देख लो, यानी कि 2 की पावर 3, तो यहां पर आ गया कॉमन गुणा। इसके बाद क्या है, यहां पर 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, तो कॉमन क्या है यहां पर आप लोगों का, यानी कि 3 की पावर 4 यहां पर है। तो आपका जो HCF निकल कर आएगा 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 4 आएगा, यानी कि 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 4 आएगा, और आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। समझ आ गई बात, यानी कि पहला ही ऑप्शन सवाल का आपका क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोग आगे आ जाओ, अगला सवाल है आपके सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग यहां पर आओ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी तक सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर है, सभी सवालों को आप लोग इजीली कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो यहां पर देखते हैं सवाल को, यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु को 12.5% की छूट पर बेचने के बाद भी 15% का लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से लगभग कितना परसेंट अधिक है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि छूट के देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका सीपी और एमपी के बारे में बात करें तो आपका सीपी और एमपी का जो रिलेशन होता है देख लेते हैं। तो सीपी तो होता है आप लोगों का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है ना, और एमपी क्या होता है आपका, यानी कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो सीपी और एमपी के बीच का जो रिलेशन निकल कर आया यहाँ पर, वो क्या निकल कर आया, कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है ना। तो यहां तक की बात क्लियर हुई क्या। अब देखो डिस्काउंट तो आपको कितने का मिल रहा है, 12.5% का। अब अगर 100 में 12.5 का डिस्काउंट दूंगा तो 87.5% पर बेच दूंगा मैं, ऑल क्लियर। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर, 15% का। अब अगर 100 पर 15 का प्रॉफिट होगा तो कितने में हो जाएगा, 115% हो जाएगा, ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इस परसेंटेज से परसेंटेज को खत्म और 5 से कट करूंगा, तो 5 ही कम 5, 5 7 35 और 5 बजे 25 आएगा। 5 से कट करूंगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15, ठीक है ना, ये आपका निकल कर आ गया। अब अगर इस पॉइंट को भी हटा दूंगा तो यहां पर आपकी एक जीरो लग जाएगा, यानी कि आपका, अब इसको फिर 5 से कट कर दूंगा, तो 5 3 15, 5 बजे 25, 5 चौक 20 और 5 छंग 30, तो आपका अनुपात निकल कर आ गया 35:46 निकल कर आ गया सोल्व करने के बाद। 35:46 आप लोगों का निकल कर आया सोल्व करने के बाद। अब सवाल में बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से लगभग कितना परसेंट अधिक है, तो इस बात को मुझे परसेंटेज में निकालना। तो 35 से 46 11 अधिक है,
और कितना परसेंट अधिक है ये निकालूंगा, यानी कि 35 से 40, यानी कि 35 पर 11 ज़्यादा है, 100 पर कितना ज़्यादा होगा वही आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो 5 से कट कर दूंगा 7 बार और 5 से कट कर दूंगा 20 बार, और 20 गुणा 11 आपका 220 होता है, 220 बटे 7 यानी 7 × 21, 7 × 7 31 पॉइंट समथिंग परसेंट आपका आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 31.43% आपको दे रहा है। तो यहां से हम लोग सीधा कह देंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब आप लोग का यहां पर बनेगा, ठीक है। डी क्या बनेगा, सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं अगले सवाल की तरफ आ रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने। तो आप इस क्वेश्चन पर आइएगा, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर क्या बनेगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको देखते हैं ध्यान से। देखो यहां पर बोल रहा है कि आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि पहले 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब भी आपसे पूछे कि पहले 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज सीधा निकाल देंगे। तो कैसे निकाल देंगे, जितनी संख्याएं 60 इसमें एक और जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका औसत निकल कर आएगा 30.5। क्या औसत निकल कर आएगा, यानी कि 30.5 आएगा और जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा। यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 के बराबर होता है। मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है बेटा, n+1/2 के बराबर होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। और इस तरीके से आपका जो जवाब यहां पर जा रहा है, n बराबर 60 है, एक जोड़ दूंगा 61, 61 बटे 2 यानी कि 30.5। सी ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप लोग आगे आ जाओ, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग आओ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग यहां पर आ जाओ। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं, करें इसका सवाल को, इसको करें। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, सवाल में कहता है कि राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची है और श्याम ने इसे 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया है, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेच दिया है। यदि रतन ने वह वस्तु 1215 रुपए में खरीदी है, तो बताओ राजन ने उसे किस मूल्य पर खरीदा है, यह आप लोगों को बताना है। बोलो जी, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। बोलो जी, कर लोगे इस तरीके से क्वेश्चन को। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, तो मैं आपको यहां पर दोनों ही तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो आपको समझना है, देखना है कि कौन सा ज्यादा सही पड़ेगा। पहला नंबर मेथड नंबर 1, ठीक है ना। पहले राजन ने श्याम को बेचा 20% के लाभ पर, तो राजन को तो लिख देता हूं R और श्याम को लिख देता हूं S। मान लो कि 100 रुपए की वस्तु थी, राजन ने इसको 20% के लाभ पर, यानी कि 20 ज्यादा पर, तो श्याम को बेच दिया 120 पर, ठीक है। डायरेक्ट परसेंटेज से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं। भाई 100 रुपए की मान ली राजन के पास वस्तु थी 100 रुपए की, 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 का 20% 20, 100 में 20 जोड़ दूंगा, 120 पे शाम को बेच दी। अब आगे बोल रहा है कि श्याम ने इसे 10% की हानि पर मोहन को बेचा। तो बेटा इस 120% की वस्तु पर 10% का नुकसान होता है, तो 120 का 10% यानी कि 12 रुपए कम पर किसको बेचता है, मोहन को बेचता है। 120 पर 12 कम करूंगा यानी 108 पर मोहन को बेच देता है, 108 पर मोहन को बेच देता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मोहन ने इसे रतन को बेच दिया। किसको बेच दिया, ये तो था राजन, और यहां पर ये लिख देता हूं रतन। आर से कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो मैं पूरा लिख देता हूं रतन। तो ये क्या करता है, इसको 108 की वस्तु को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचता है। कितने के प्रॉफिट पर मेरे भाई, 12.5% के। अब ध्यान से समझना बेटा, जो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, इसका मतलब होता है 1/8, यानी कि 108 की वस्तु पर 1/8 का प्रॉफिट है। तो 108 का 1/8 कितना होता है, तो आपको सर 8 का 8 और कितना बचा 28, तो 8 दिए 24 और 8 5 40, यानी कि इसको 13.5 ज्यादा पर बेचेगा। तो कितने पर बेचेगा, यानी 121.5 पर बेचेगा, ठीक है ना।
हमने निकाला कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 1/8 होती है। अब इस 108 का 1/8 कितना होता है, 13.5 होता है। अब 108 में 13.5 जोड़ दूंगा तो कितने पे बिकेगी, 121.5 पर बिकेगी। ठीक है, ऑल क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं अब हटा देता हूं। अब आप लोग ध्यान से ये देखिएगा, जबकि सवाल में ये बोल रहा है कि रतन ने उसे 1215 रुपए में खरीदा है, तो राजन ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था। तो रतन ने खरीदा 121.5 पर, और 121.5 की वैल्यू कितनी है, 1215 रुपए के बराबर है। तो 121.5 से 1215 आपका 10 बार चला जाएगा, यानी 1 यूनिट 10 के बराबर है, 1 यूनिट 10 के बराबर। तो राजन ने कितने में खरीदा, यानी कि 100 यूनिट है, जबकि 1 यूनिट 10 के बराबर, तो 100 गुणा 10 यानी 1000 रुपए में खरीदा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका 1000 बनेगा, और यहां से आप कहोगे कि सर जी कि सी ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है। तो एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को करने का कि डायरेक्ट आप परसेंटेज से सवाल को निकाल कर सकते हो। अब दूसरा तरीका भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 भी आप लोग सीख लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज से रेशियो में चेंज करके सवाल को सोल्व करेंगे। परसेंटेज से क्या करेंगे, रेशियो में चेंज करके सवाल को सोल्व करेंगे। तो राजन ने शाम को 20% के लाभ पर बेचा। तो बेटा 20% की जो वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर 1/5 होती है, तो 5 की वस्तु को 6 पर बेचता है। तो यहां पे लिख दूंगा राजन, और किसको बेचता है, शाम का ले लूंगा S, क्योंकि R से 2 के नाम है, एक राजन का एक रतन का, तो राजन पूरा लिख रहा हूं, S से शाम बन रहा है तो शाम का S लिख दे रहा हूं। तो 5 की वस्तु को 6 पर बेचता है, यानी कि 5:6 आपका निकल कर आ गया। ठीक है जी, 5:6 आ गया। अब क्या बोल रहा है, शाम ने 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया। तो शाम यानी कि S किसको बेचता है, मोहन को बेचता है। 10% हानि का मतलब है बेटा, यानी कि 1/10, तो 10 के पर 1 का नुकसान, यानी कि 10 की वस्तु को 1 कम यानी 9 पर बेच रहा है। यहां तक भी समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेचा। तो बेटा 12.5% की जो वैल्यू है, अभी तो मैंने बताया था कि 1/8 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। तो मोहन ने रतन को बेचा, तो यहां पे लिख दूंगा मोहन, और यहां पे लिख दूंगा रतन, यानी कि 8 की वस्तु को 1 का प्रॉफिट 9 पर बेचा, तो 8 की वस्तु को 9 पर बेच दिया रतन को। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बात समझते हुए चलना है आप लोगों को, यानी मैं कंप्लीट रेशो निकाल दूंगा यहां पर, किसका, राजन का, शाम का, मोहन का और रतन का। तो यहां पे लिख देता हूं राजन, यहां पे लिख देता हूं शाम, यहां पे लिख देता हूं मोहन, और यहां पे हम लोग लिख देते हैं रतन। इनका जो कंप्लीट रेशो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, इसको ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो 5 की गुणा 10 में 50, और 50 गुणा 8 कितना होता है, 400 अनुपात। 6 की गुणा 10 में 60, और 60 गुणा 8 कितना होता है, यानी कि 480 अनुपात। 6 निम 54, और 54 की गुणा कर देनी है किसमें, 8 में, तो 54 गुणा 8 आ जाएगा। मत करो गुणा, नहीं हो रही तो। इसके बाद 6 निम 54, और 54 की गुणा करनी है 9 में, यानी कि 9 नाम 81 गुणा 6 आ गया, मेनली 81 गुणा 6 आप लोगों का यहां पर आ गया। ठीक है। अब देखो सवाल को में क्या बोल रहा है, सवाल में कहता है कि रतन ने वस्तु 1215 में खरीदी। तो इसका मतलब 81 गुणा 6 की वैल्यू 1215 के बराबर है, यानी कि ये वैल्यू आपकी कितने के बराबर है, 1215 के बराबर है। ठीक है, 9 से कटेगा, 5 6 और 3 9 से कट रहा है, 9 नाम 81, 9 ही कम 9, तो बचा 31, 9 ते 27, 9 पजे 45। फिर से 9 से कटेगा, तो 9 ही कम 9, 9 पजे 45। 6 से कटेगा, तो 6 से आप लोगों का ये कट जाएगा 15, 2.5 टाइम्स। तो मुझे यहां पर पता लगा कि 1 यूनिट 2.5 के बराबर है। तो हमें निकालना है इस किसकी वैल्यू, 400 यूनिट की वैल्यू। तो 400 में अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जवाब आपका 1000 रुपए निकल कर आएगा, और 1000 आंसर आपका पहले भी आया था। तो यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका डायरेक्ट मैंने परसेंटेज से करा, दूसरा तरीका इस परसेंटेज वैल्यू को मैंने रेशियो में चेंज करा। तो एक परसेंटेज मेथड है, एक रेशियो मेथड है। जो तरीका आपको ज्यादा सुटेबल हो, ज्यादा समझ में आए, उस तरीके को आप लोग यहां पर सीख लीजिएगा। मैंने दोनों बेस्ट तरीके अपनी तरफ से आपको बताई है। ठीक है ना। कुछ बच्चे रेशियो मेथड से करते तो रेशियो सीख लो भाई, कुछ डायरेक्ट परसेंटेज से ही कर देते हैं तो परसेंटेज सीख लो। तो जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है
जिसमें कम समय लग रहा है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और मुझे लग रहा है कि पहले वाले में कम समय लग रहा है यहाँ पे करने में, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन बेहतर होनी चाहिए, परसेंटेज निकालनी आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मैं करता तो मैं तो पहले से ही करता, ठीक है। अब आप लोग आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ, इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 8 खिलाड़ियों के द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत कितना है, 55 है। यदि इन खिलाड़ियों में से 7 के द्वारा उस पारी में बनाए गए रन 25, 35, 45, 60, 65, 60 और 80 है, तो उस पारी में 8वें प्लेयर के द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, ये आप लोगों को बताना। तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से सवाल को कर लेंगे भाई। 8 खिलाड़ियों के द्वारा एक पारी में बनाए गए रन कितने हैं, औसत आपका कितना है रनों का, 55 है। यानी कि औसत कितना है आप लोगों का, 55 रन है। औसत क्या है आप लोगों का यहाँ पर, 55 रन है, ठीक है ना। इस 8 खिलाड़ियों के द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत 55 है, जिसमें से 7 खिलाड़ियों के रन आपको यहाँ पे दे दिए। तो यानी कि 7 खिलाड़ियों के रन आप लोगों को यहाँ पर दे दिए, ठीक है ना। तो पूछता है कि 8वें के रन कितने हो जाएंगे। तो 7वें में से पहले ने बनाए हैं 55, जबकि औसत 55 है, पहले ने बनाए 25, तो औसत से कितने कम बनाए, तो आप कहोगे सर 30 रन कम बनाए। दूसरे ने बनाए 55, तो औसत से कितने कम बनाए, यानी कि 20 कम बनाए। तीसरे ने बनाए 45, तो औसत से कितने कम बनाए, यानी कि 10 कम बनाए हैं। और चौथे ने बनाए हैं 60, यानी कि औसत से 5 ज़्यादा बनाए हैं। और पांचवें ने बनाई है 65, यानी कि औसत से आपके 10 ज़्यादा बनाई है। छठे ने बनाई 60, यानी कि औसत से 5 ज़्यादा बनाई है। और सातवें ने बनाई 80, यानी कि औसत से 25 ज़्यादा बनाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो 7 प्लेयर ने रन बनाए औसत से कितने ज़्यादा या कम बनाए, इनको हम लोग चेक कर लेंगे बेटा। तो देखो कितना आपका निकल कर आएगा, देख लेते हैं। +10 से -10, ठीक है ना, समझ आ रहा है। 25 और 5 30 से आपका 30 कट गया। अब माइनस का 20 और माइनस का प्लस का 5, यानी कि -15 बन गया। यानी हमें यह पता लग गया कि जो पहले 7 प्लेयर हैं उनमें सभी प्लेयरों के जो रन जोड़े गए औसत रन से -15 रन बनाए हैं। तो 8वें प्लेयर को कितने रन बनाने पड़ेंगे, 8th प्लेयर के रन आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो 8 प्लेयर को औसत को मेंटेन रखने के लिए 55 तो बनाएगा ही बनाएगा, और प्लस इन 15 रनों को और बनाएगा। तो 55 और प्लस 15 यानी कि ये 70 रन बनाएगा। यानी कितने रन ये बनाएगा यहाँ पर, यानी कि 70 रन बनाएगा। और आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से 8वां प्लेयर 70 रन बनाएगा और यहाँ पर डी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। बोलो, तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है यहाँ पर? जल्दी एक बार आप लोग बताएंगे, सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन था। अब आप लोग अगले सवाल पर यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के सामने, इस पर आप लोग आओ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोग आओ, इसको देखते हैं। एस के 20% का 15% 126 है, तो एस का मान तो कैसे करेंगे? एस का 20% का मतलब होता है 1/5, इसका 15% यानी कि 3/20 किसके बराबर है? 126 के बराबर है। तो एस की वैल्यू निकालनी है। तो 3 से जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 5 गुणा 20 100 और 100 की गुणा करूंगा 42 में, यानी कि 4200। तो एस बराबर आप लोगों का 4200 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका 4200। और यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर इस सवाल का आंसर बनेगा 4200। क्लियर? 4200। अगले सवाल पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग आ जाओ, इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, यह आप लोगों को बताना है। तो बेटा डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना ले रहा है? 14 मिनट। और मिनट को कर दूंगा घंटे में चेंज, यानी कि 14/60 कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो 6 से आपका 10 बार जाएगा, 6 सते 42, तो कितना आएगा? 7 गुणा 14 यानी कि 98। 98/10 कितना होता है? 9.8 किलोमीटर। यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये? आपकी 9.8 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। और इस तरीके से आपका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर, 9.8 किलोमीटर। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है।
आप इस सवाल पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आप लोग जल्दी आइएगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। करें, देखते हैं। यदि एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो नदी में तैरती हुई लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो एक चीज मुझे आप बताओ, मान लो कि जिस तरफ धारा बह रही है अगर उसी की तरफ मैं नाव को लेकर चलूंगा तो यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी। किसकी? नाव की स्पीड बढ़ जाएगी। भाई जिस तरफ धारा बह रही है, जिस तरफ पानी बह रहा है, उसी तरफ नाव को लेकर चलो तो स्पीड हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं धारा के अनुकूल। और जिस तरफ धारा बह रही है उसके अगर विपरीत दिशा से नाव को चलाऊंगा तो नाव बहुत धीरे चलेगी, यानी कि स्पीड हो जाती है कम, जिसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। अब हम लोग क्या लेकर चलते हैं? हम लेकर चलते हैं कि शांत जल में नाव की गति। तो शांत जल में नाव की गति को लेकर चलते हैं हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा, और हम लोग धारा की गति को क्या लेकर चलते हैं? धारा की गति। तो धारा की गति क्या होती है आप लोगों की? ये होती है आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो अगर हम पूछे कि धारा के अनुकूल गति, तो धारा के अनुकूल जो गति होती है यानी कि दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, अभी आपको बताया है, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बात करें धारा के प्रतिकूल गति, तो धारा के प्रतिकूल गति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्पीड हो जाएगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा? कह रहा है कि धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है। तो धारा के अनुकूल गति होती है x प्लस वाई, 250 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में, 250/5, यानी कि धारा के अनुकूल गति आपके निकल कर आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ पर ये बनेगी। ठीक है। अब दूसरी यानी कि धारा के प्रतिकूल गति x माइनस वाई अभी निकाला है, तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी बराबर समय में तय करता है, तो 150/5 यानी कि यहाँ पर स्पीड निकल कर आएगी आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह आपका इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। ठीक है ना। तो यानी कि धारा के अनुकूल गति x प्लस वाई अभी तो बताया था 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, धारा के प्रतिकूल गति x माइनस वाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है। यह बोल रहे हैं कि नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आप मुझे बताओ कि नदी में अगर कोई लकड़ी की वस्तु तैर रही है तो लकड़ी की वस्तु किस पर तैर रही है? पानी के ऊपर रखी हुई है। तो यानी कि जो गति पानी की होगी वही लकड़ी की वस्तु की गति होगी। ये बात अगर पकड़ पा रहे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। भाई सवाल अच्छा पूछ लिया आपसे। यानी कि जब लकड़ी की वस्तु तैर रही है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, गुटका है जो पानी के ऊपर तैर रहा है, तो उसकी खुद की तो अपनी कोई स्पीड नहीं है ना। जो पानी की स्पीड है वही लकड़ी के गुटके की स्पीड है, और पानी की स्पीड को क्या बोलते हैं? धारा की गति। और धारा की गति क्या होती है? वाई। यानी कि मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी? वाई की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, अगर इस पहली इक्वेशन में से दूसरी को मैं माइनस करूंगा, यहां पर इसको माइनस प्लस और माइनस करूंगा तो x से x कटेगा, y y यानी कि 2y आएगा, 50 में से 30 जाएगा तो 20 आएगा, 2 से 20 10 बढ़ जाएगा, यानी कि y बराबर आपका निकल कर आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया ना, ये धारा की गति आई। और धारा की गति ही क्या है? यहाँ पर नदी में तैरते हुए लकड़ी के वस्तु की गति। तो नदी में तैरती हुई लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो डिस्टेंस बराबर फिर से स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है बेटा? आपकी 10 है, और टाइम ले रही है 6 घंटे, तो 10 गुणा 6 यानी कि 60 किलोमीटर। यानी कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो 60 किलोमीटर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ जी, बताओ क्या सवाल समझ में आ गया? भाई बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप सभी को क्लियर है तो आप जल्दी मुझे यहाँ पे बताओ। अब अगला एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के सामने। आप इस क्वेश्चन पे जल्दी से एक बार आ जाइएगा।
162 अनुपात x समानुपात x अनुपात 338, तो यहां पर x की धनात्मक वैल्यू 162 अनुपात x का मतलब क्या होता है 162 बटे x। इस समानुपात का मतलब क्या होता है इक्वल टू x अनुपात 338 का मतलब होता है x बटे 338। क्रॉस मल्टीप्लाई अब मैं यहां पर करूंगा, यानी कि x की x में तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका, और 162 की 338 में 162 गुणा 338 आएगा। तो मेरे दोस्त x की वैल्यू निकालनी है पॉजिटिव, तो क्या कर दूंगा, यानी कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आपका 162 गुणा 338 आ जाएगा। अब देखो इस बात को मैं कैसे लिख दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर, मैं यहां से ये कह दूंगा, समझना आप लोग ध्यान से, मैं यहां पर कह सकता हूं इस 162 को लिख दूंगा 2 गुणा 81, और इस 338 को मैं क्या लिख सकता हूं आप मुझे बताओगे, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 169, 169 बटे 238 होता है, 169 गुणा 338 होता है। अब देखो 2 और 2 2 बार आ रहा है, 2 गुणा 2 यानी कि 1 2 बाहर आएगा, 81 में से 9 बाहर आ जाएगा, और 169 में से 13 बाहर आ जाएगा। x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो x बराबर आएगा 9 दूनी 18, 18 गुणा 13 कितना होता है आपका, है ना, 18 गुणा 13, 18 दाम 180 और 18 थी 54, 180 और 54 आपका होता है 234। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, यानी कि 234, और यही सवाल का राइट आंसर होगा। तो 234 दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, और आज के इस सेशन में अगला जो सवाल है मैं आप सभी बच्चों को ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, और ये भी बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, ये भी कमेंट करके बताना है। क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, साथ ही साथ आप अपने इस चैनल वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अपने बाकी दोस्तों को भी बताओ कि इस तरीके से यहाँ पर क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। और मेरी जो क्लास का टाइमिंग है सुबह 8 बजे, फिर 10 बजे और फिर 3:30 बजे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।